दोस्तों, वैसे तो आपने दुनिया में कई बड़े साइको किलर्स के बारे में सुने होंगे, लेकिन अगर मेरी राय पूछो तो उन सभी साइको लोगों का सरदार है ये वाला अमेरिकन साइको। और आज हम इन्हीं भाई साहब की खौफनाक और पागलपन से भरी जिंदगी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहां बाहर से एक परफेक्ट जेंटलमैन दिखने वाला आदमी अंदर ही अंदर एक बेरहम दरिंदे में बदल चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पैट्रिक बैटमैन नाम के एक ऐसे बंदे को देखते हैं जिसे आजकल की दुनिया में लोग सिग्मा मेल के नाम से जानते हैं। हर रोज सुबह होते ही भाई साहब अपना सफेद कच्छा पहनकर मॉर्निंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद शुरू होता है इनका अजीबोगरीब ब्यूटी रूटीन, जहां चाचा अपने थोबड़े पर तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, महंगे शैम्पू, बॉडी लोशन और साबुन से नहाते हैं। मतलब भाई साहब अपनी बॉडी और फेस को लेकर इतने ज्यादा सीरियस थे मानो कोई इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता कॉस्मेटिक शोरूम हो। खैर छोड़ो। इसके बाद चाचा अपना भोजपुरी भजन सुनते हुए ऑफिस में पहुंचते हैं। तभी वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज की सभी मीटिंग्स दोपहर 2 बजे तक पोस्टपोन कर दो और तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे कोट पैंट पहनकर ऑफिस मत आया करो। कभी अपने बॉस को भी खुश कर लिया करो, नहीं तो तुम्हारा प्रमोशन कैसे होगा। खैर, अपनी पर्सनल बातें करने के बाद चाचा टीवी में पोगो देखना शुरू कर देता है। ऐसे ही पूरा दिन ऑफिस में पोगो देखने के बाद रात को वो अपनी फियांसी जिया के साथ निकलता है। दरअसल दोनों का एंगेजमेंट पहले से ही हो चुका है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिया पैट्रिक के रहते दूसरे मर्दों से संबंध बनाती है और इधर पैट्रिक का भी जिया की बेस्ट फ्रेंड ओलिविया के साथ चक्कर चल रहा होता है। मतलब समझ ही सकते हो दोनों ही एक दूसरे को धोखा देने में किस लेवल के एक्सपर्ट हैं। खैर दोस्तों, पैट्रिक चाचा की जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है। ऐसे ही एक दिन वो ऑफिस का काम खत्म करके अपने साथी जॉर्ज के साथ अड्डा मार रहा होता है। इसी बीच उसी का एक और साथी पॉल वहाँ आ जाता है। आगे वो सभी को बताता है कि मैंने एक नया विजिटिंग कार्ड बनवाया है, देखकर बताना कैसा है। जैसे ही पैट्रिक उसका कार्ड देखता है उसका दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। दरअसल दोस्तों, पैट्रिक हमेशा से ही हर चीज में सबसे आगे रहना चाहता था, चाहे वो पैसा हो, लुक्स हो या फिर एक विजिटिंग कार्ड ही क्यों ना हो। और जब वो देखता है कि पॉल ने उन सभी लोगों से 1000 गुना ज्यादा क्लासी और हाई क्वालिटी का विजिटिंग कार्ड बनवा लिया है तो उसका अंदर ही अंदर खून खौल उठता है। मौके पर ही वो बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। इसी बीच रास्ते में उसे एक भिखारी मिल जाता है। वैसे ही उसका दिमाग पहले से खराब चल रहा होता है, ऊपर से भिखारी उसे बार बार भीख मांगते हुए परेशान करने लगता है। ये सब देख मैट्रिक सीधा अपना चाकू निकालकर उसे स्वर्ग लोक भेज देता है। इतना ही नहीं, वो पागल बगल में मौजूद कुत्ते को भी बहुत ही बेरहमी से मारकर वहाँ से निकल जाता है। सुबह होते ही चाचा मसाज लेने के लिए एक स्पा में चला जाता है। मतलब कुछ भी, इतना बड़ा कांड करने के बाद चाचा बिंदास वहाँ मसाज लेने लगता है। एक बार आप लोग भी सोचो दोस्तों, कोई इंसान इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी इतना काम कैसे रह सकता है। इससे आप लोग समझ ही चुके होंगे कि या तो ये बंदा पूरी तरह पागल है या फिर किसी खतरनाक साइकोटिक डिसऑर्डर से गुजर रहा है। खैर जो भी हो, इसके बारे में हम आगे और भी समझते जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद पैट्रिक और उसकी फियांसी एक पार्टी का आयोजन करते हैं जहाँ पॉल को भी बुलाया जाता है। पैट्रिक सीधा उसके पास जाकर उसे ड्रिंक का ऑफर देने लगता है। पहले तो पॉल उसे मना कर देता है, लेकिन जब पैट्रिक उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन माल पानी पिलाने का ऑफर देता है तब वो उसके साथ चला जाता है। इसी के साथ पैट्रिक उसे एक बगल वाले रेस्टोरेंट में लेकर आता है और वेटर से सबसे सस्ती वाली दारू मंगवाता है। आगे से पॉल गुस्से में कहता है, साले, दुनिया का सबसे बेहतरीन माल पिलाने की बात करके तू मुझे यहाँ ये सस्ती हरिया पिला रहा है। आगे से पैट्रिक उसे शांत करते हुए कहता है, अगर तुझे असली प्रीमियम माल पीना है तो उसके लिए तुझे मेरे घर चलना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ा यहीं एंजॉय कर लें, उसके बाद हम सीधे मेरे घर चलेंगे। दूसरी तरफ पॉल को सच में यही लग रहा होता है कि पैट्रिक के घर में कोई बहुत ही महंगी और रेयर ड्रिंक रखी हुई है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना ग्लास खत्म करता है और उसके साथ उसके घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही पैट्रिक उसे आराम से बिठाता है, एक म्यूजिक चालू करता है और खुद अंदर जाकर एक प्लास्टिक का रेनकोट पहन लेता है। ये सब देखकर पॉल को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन तब तक उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड्स में उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद पैट्रिक पागलों की तरह डांस करना शुरू कर देता है और इसी बीच वो पीछे से अपना हथियार निकाल लेता है। इससे पहले कि पॉल कुछ समझ पाता, पैट्रिक उस पर बहुत ही बेरहमी से हमला कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। मतलब समझ ही सकते हो ये भाई साहब किस लेवल का एक खौफनाक साइको किलर बन चुका था। इसके बाद वह पॉल की लाश को एक बोरी में भरकर घसीटते हुए गाड़ी की डिक्की तक ले जाता है। इसी के साथ वह बॉडी को गाड़ी में डालकर सीधा पॉल के अपार्टमेंट में चला आता है। दरअसल उसे मारने के बाद पैट्रिक उसके घर की चाबी भी चुरा लेता है। घर में घुसते ही वह एक सूटकेस निकालकर पॉल के पासपोर्ट के साथ साथ उसके कुछ कपड़े भी पैक करने लगता है। इसके बाद वह टेप रिकॉर्डर में पॉल की आवाज की नकल करते हुए उसकी गर्लफ्रेंड के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है कि मैं 4-5 महीनों के लिए लंदन जा रहा हूँ, वापस आते ही तुमसे सीधा कांटेक्ट करूंगा। दरअसल दोस्तों, पैट्रिक ये
ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि पॉल के अचानक गायब होने का असली सच किसी को भी पता ना चल सके। इसके बाद अगले ही दिन से चाचा दोबारा अपने ऑफिस के कामों में लग जाता है। इसी बीच उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि आपसे मिलने के लिए कोई डोनाल्ड नाम का डिटेक्टिव आया हुआ है। डिटेक्टिव का नाम सुनते ही पैट्रिक का तो होश ही उड़ जाता है। आगे वो अपनी सेक्रेटरी को डरते घबराते हुए उस डिटेक्टिव को अंदर भेजने को कहता है। डिटेक्टिव की ऑफिस में एंट्री होते ही पैट्रिक अपने फोन पर कुछ इस तरीके से बात करने लगता है मानो वो बहुत ही ज्यादा बिजी और किसी इंपॉर्टेंट काम में लगा हुआ हो। खैर, फोन रखते ही डोनाल्ड सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है कि मैं पॉल एलन के गायब होने का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जांच में पता चला है कि वो अभी लंदन में है, लेकिन क्रॉस चेक करने के बाद हमें पता चला कि पॉल लंदन में बिल्कुल भी नहीं है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि उसे आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर माल पानी पीते हुए देखा गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात तुम्हारे साथ पीने के बाद वो किसके साथ गया था। आगे से पैट्रिक इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बार बार उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ खाने पीने का ऑफर देने लगता है। लेकिन डिटेक्टिव तो डिटेक्टिव है भाई, वो टॉपिक से जरा भी नहीं हटता। आगे से पैट्रिक भी समझ जाता है कि इसे यहाँ से भगाने के लिए कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा, इसलिए वो उल्टा सीधा बहाने बनाना शुरू कर देता है कि उस रात पीने के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि उसका 4-5 जगह अफेयर चल रहा था और उसने उस रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी। शायद किसी ने उसे ठोक दिया हो या फिर कहीं नाली वगैरह में गिर गया हो। आगे से डिटेक्टिव उससे और भी ज्यादा सवाल करने लगता है, लेकिन पैट्रिक उसे रोकते हुए कहता है कि देखिए सर, मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, इसलिए शायद अभी आपको जाना चाहिए, फिर कभी अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। जाते जाते डिटेक्टिव पैट्रिक को कहता है कि अगर उसे किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो तुरंत उसे इन्फॉर्म करे, क्योंकि अब डिटेक्टिव भी उसके पीछे लग चुका था, इसलिए उसका दिमाग अब पूरी तरह से हैंग हो चुका था। इसी वजह से अपना दिमाग शांत करने के लिए वो रात को सड़क से एक प्रोस्टिट्यूट को उठाता है। इसके बाद वो एक और प्रोस्टिट्यूट को कॉल लगाकर अपने फ्लैट में बुलाता है। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, इसका एक से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए 2-2 प्रोस्टिट्यूट को बुलाया है। इसके बाद क्या होगा ये तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता ही है, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला। खैर, अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों लड़कियों का पेमेंट देकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन पैट्रिक फिर से अपने दोस्तों के साथ अड्डा मार रहा था। इसी बीच एक और चाचा आकर पैट्रिक को अपना नया विजिटिंग कार्ड दिखाने लगता है। और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, भाई साहब किसी को भी खुद से बेहतर देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसीलिए उसका एक बार फिर अंदर ही अंदर खून खौलना शुरू हो जाता है। वो उस आदमी का पीछा करते करते वॉशरूम तक पहुंच जाता है। वहाँ पैट्रिक ग्लव्स पहनकर उसका गला दबाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर पैट्रिक का सारा गुस्सा ही गायब हो जाता है। दरअसल सामने वाला चाचा एक गे निकलता है और ऊपर से वो पैट्रिक को भी अपने जैसा ही समझ रहा होता है। यहाँ सच में दोस्तों, पैट्रिक चाचा का रिएक्शन देखने लायक था। आगे वाला भाई साहब तो पैट्रिक से शादी तक की बातें करने लगता है। ये सब देख पैट्रिक चाचा का सारा मर्डर प्लान वहीं ठंडा पड़ जाता है और वो मौके पर ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उसका दिमाग यहाँ इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि इसके बाद वो सीधा एक नाइट क्लब में जाकर अपने दोस्त के साथ कुछ देर ड्रग्स लेने लगता है। इसके बाद वो क्लब में मौजूद कुछ लड़कियों से फ्लर्टिंग करने लगता है और रोज की तरह आज भी वो एक मॉडल को अपने साथ ले जाता है। इसके आगे क्या होने वाला है ये तो आप लोगों को पता ही है। अगले दिन ऑफिस में जब पैट्रिक क्रॉसवर्ड खेल रहा होता है तभी उसकी सेक्रेटरी उससे मिलने के लिए आती है। दरअसल ये दीदी मन ही मन पैट्रिक को बहुत ज्यादा चाहती थी और चाहे भी क्यों ना, लॉन्डे की बॉडी भी मस्त थी और दिखने में भी ठीक ठाक ही था, लेकिन दीदी ये सारी बातें उसे कभी भी दिल खोल कर नहीं बोल पाई थी। लेकिन पैट्रिक भी कोई पागल नहीं था, वो भी इतने दिनों में उसके हाव भाव से समझ गया था कि मेरी सेक्रेटरी मुझ पर लट्टू है, इसलिए आज पैट्रिक उसे अपने साथ डिनर डेट पर चलने को कहता है। फिर क्या दोस्तों, दीदी को तो इसी मौके का इंतजार था कि वो उसके करीब आ सके। रात होते ही वो पैट्रिक के घर चली आती है। आगे से पैट्रिक उसका स्वागत करते हुए उसे एक आइसक्रीम देता है। इसके बाद वो सीधा जाकर अपना एक ड्रॉर खोलता है जहाँ हजारों किस्म के चाकू और कट्टर रखे हुए थे। वहाँ से वो एक चाकू उठा लेता है। इसी बीच वो लगातार उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे बातों में उलझा कर रखता है। इसके बाद वो दूसरी अलमारी से एक और औजार निकालता है। वो उस औजार को इतना शातिर तरीके से छुपा कर लाता है कि उस लड़की को उसकी भनक तक नहीं लगती। खैर, इसके बाद पैट्रिक उस औजार को सीधा उसके सिर पर मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी वॉइस मैसेज में उसकी गर्लफ्रेंड जिया का एक वॉइस नोट आ जाता है। वहाँ जिया का वॉइस नोट सुनने के बाद वो लड़की समझ जाती है कि पैट्रिक और जिया अभी भी रिलेशन में हैं और उसने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि उसे मेरे साथ बस मजे लेने थे। ये सब सुनने के बाद दीदी काफी उदास हो जाती है। आगे से पैट्रिक भी उसका ऐसा उदास चेहरा देखकर उसे मार नहीं पाता। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये साइको किलर बस उन्हीं लोगों को मारता है जो कंपटीशन में उससे आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जो ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि किसी की खुशी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी को नहीं मारता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसी के साथ
रात दीदी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अगले दिन ऑफिस पहुँचते ही पैट्रिक देखता है कि उससे मिलने के लिए फिर वही डिटेक्टिव आया हुआ है। आते ही डिटेक्टिव पूछता है, क्या भाई कुछ पता चला कि नहीं? इस पर पैट्रिक शांत होकर कहता है, हाँ, रिसेंटली मुझे पता चला है कि वो अभी लंदन में ही है। दरअसल वो खुद को अंडरग्राउंड करना चाहता है। असल में उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन चल रहा था, इसलिए जब उन लड़कियों को पता चला कि वो एक साथ सभी का काट रहा है, तब सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गईं। इसी डर से वो अमेरिका छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गया। ये सुनकर डिटेक्टिव हैरानी से पूछता है, क्या मजाक है? तुम श्योर हो कि वो लड़कियों की वजह से ही लंदन भागा है? इस पर पैट्रिक कहता है, जी हाँ सर, मैंने तो ऐसा ही सुना है। अब दोस्तों, ये डिटेक्टिव इतना भोला निकलता है कि पैट्रिक की लगभग हर बात पर भरोसा करने लगता है। जाते जाते वो बस इतना कहता है कि अगर कोई और जानकारी मिले तो तुरंत इन्फॉर्म कर देना। डिटेक्टिव के जाते ही पैट्रिक का मूड फिर से खराब हो जाता है। रात को ऑफिस से लौटते वक्त उसे फिर वही प्रोस्टिट्यूट दिखाई देती है, लेकिन इस बार क्रिस्टी उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि पिछली बार पैट्रिक ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई थी। लेकिन पैट्रिक उसे मोटी पैसों की गड्डी दिखाता है, जिसे देखकर क्रिस्टी दोबारा उसके साथ अपार्टमेंट जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि ये चाचा का एक से काम नहीं चलता, इसलिए वो पहले से ही एक और प्रोस्टिट्यूट को अपार्टमेंट में बुलाकर रखा था। फिर क्या दोस्तों, हमेशा की तरह वो दोनों लड़कियों से थोड़ी देर बात करता है और जिस काम के लिए उसने दोनों को बुलाया था वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार वो मौके पर ही एक लड़की को मार देता है। ये दृश्य देखकर दूसरी लड़की वहाँ से धूम दबाकर भागने लगती है, लेकिन तब तक पैट्रिक उस लड़की को खत्म करके अब इसके पीछे लग जाता है। क्रिस्टी भागते भागते अपार्टमेंट के अलग अलग चेम्बर्स में घुसने लगती है, जहाँ बस लड़कियों की कटी हुई डेड बॉडीज टंगी हुई होती हैं। इसी के साथ वो किसी तरह उसके रूम से निकलकर बिल्डिंग में मौजूद दूसरे अपार्टमेंट्स के दरवाजे खटखटाने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए वो ऐसी हालत में ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, लेकिन मौके पर ही वहाँ पैट्रिक पहुँच जाता है। ऊपर से वो सीधा अपना चेन सॉ उस लड़की के ऊपर फेंक देता है, जिससे उस लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस लड़की को मारने के बाद पैट्रिक अपने पैसे निकालने के लिए एक एटीएम में जाता है, लेकिन कार्ड से उसका पैसा नहीं निकल रहा था। एटीएम में एक ही मैसेज बार बार पॉपअप हो रहा था कि एटीएम मशीन को बिल्ली खानी है। लकीली उसके बगल में ही एक बिल्ली पड़ी हुई थी। वो उसे उठाकर मशीन के आगे गोली मारने वाला था, लेकिन तभी ऐसा करते हुए एक बुढ़िया उसे देख लेती है। मौके पर ही वो बिल्ली को छोड़कर बुढ़िया को ही ठोक देता है। इतना तेज गोली की आवाज सुन वहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी। इसी के साथ पैट्रिक तुरंत वहाँ से भागकर पार्किंग में अपनी गाड़ी खोजने लगता है, लेकिन तभी दो पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियाँ उसे आगे से घेर लेती हैं। एक इंस्पेक्टर उस पर बंदूक तानते हुए कहता है कि तेरा खेल खत्म, अभी सरेंडर कर दे। लेकिन पैट्रिक उसका कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को गोलियों से ठोकना शुरू कर देता है। इस फायरिंग के बीच एक गोली जाकर सीधा ऑफिसर की गाड़ी की टंकी में लग जाती है, जिससे वहां जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा खतरनाक दृश्य देखकर पैट्रिक खुद भी बुरी तरह घबरा जाता है और किसी के आने से पहले ही वहां से दोबारा भाग निकलता है। इसके बाद वो गलती से अपना अपार्टमेंट समझकर किसी दूसरे अपार्टमेंट में घुस जाता है। जब सिक्योरिटी उससे नाम रजिस्टर करने को कहता है तो पैट्रिक बिना कुछ सोचे समझे अपनी बंदूक निकाल कर उसे भी ठोक देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक आते आते चाचा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। अब उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे गोली मारते हुए आगे बढ़ रहा था। ऐसे ही पागलों की तरह भागते भागते कुछ देर बाद वो आखिरकार अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन रूम में घुसते ही वो बाहर देखता है कि उसे पकड़ने के लिए मिलिट्री तक पहुंच चुकी है। ये देख वो तुरंत अपने लॉयर को कॉल लगाता है और घबराहट में कहता है कि उसने लगभग 30 से 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि किस तरीके से उसने कुछ लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को भी काट कर खाया है। दरअसल वो ये सब अपने लॉयर को इसलिए बता रहा था ताकि वो उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सके। इसके बाद वो कॉल पर ही उससे मिलने की बात कहता है। खैर, अगली सुबह अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म करने के बाद वो सीधा पॉल एलन के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि पॉल का घर पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। तभी एक लेडी आकर उसे बताती है कि ये घर ऑलरेडी सेल हो चुका है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। इस पर पैट्रिक हैरानी से कहता है कि मेरा दोस्त पॉल एलन यहाँ रहता है, उसकी इजाजत के बिना आप लोग ये घर कैसे बेच सकते हो? तब वो लेडी साफ शब्दों में कहती है कि यहाँ पॉल एलन नाम का कोई आदमी नहीं रहता, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये सब सुन पैट्रिक तो अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। वो बिना कोई बहस किए वहाँ से सीधा बाहर निकल आता है। बाहर आते ही रोते हुए अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और कहता है कि आज वो ऑफिस नहीं आ पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सेक्रेटरी लगातार उसे ऑफिस आने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। उसकी बातें सुन पैट्रिक और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो गुस्से में कॉल काटता है और सीधा बार में अपने दोस्तों के पास
पास चला जाता है। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद उसका लॉयर हावर्ड भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही पैट्रिक तुरंत उसके पास जाकर पूछता है, कल मैंने तुम्हें वॉइस नोट भेजा था, तुम्हें मिला कि नहीं? इस पर हावर्ड हंसते हुए कहता है, कल कितना चढ़ाकर मैसेज भेजा था बे। खैर, स्टोरी तो बढ़िया थी लेकिन एंडिंग बहुत बेकार थी। ये सुनते ही पैट्रिक पूरी तरह भड़क जाता है क्योंकि हावर्ड ने उसकी सारी बातों को मजाक समझ लिया था। इसके बाद वो गुस्से में कहता है, अरे भाई, वो सब मजाक नहीं था, मैंने ही पॉल एलन को मारा है, साथ ही बाकी के 30 से 40 लोगों को भी ऐसे ही खत्म कर दिया, इसलिए मुझे बचाने के लिए तुरंत प्रिपरेशन लो। लेकिन हावर्ड उसकी बात सुनकर आराम से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो 2 दिन पहले ही पॉल एलन के साथ बैठकर माल पानी पी रहा था। ये सुनते ही पैट्रिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि पॉल को तो उसने अपने हाथों से मारा था, फिर वो अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? और अगर उसने सच में इतने लोगों को मारा था तो अब तक पुलिस या मिलिट्री उसे पकड़ने क्यों नहीं आई? दरअसल दोस्तों, इतने दिनों से पैट्रिक जिन लोगों को मार रहा था वो सब उसकी हेलुसिनेशन थी। असल में वो जिन लोगों को पसंद नहीं करता था उन्हें अपनी इमेजिनेशन में ही मारता रहता था। यानी इतने दिनों से उसका दिमाग और रियलिटी पूरी तरह आपस में उलझ चुके थे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मेरी बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।